हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस कर रहे हैं ईएमएफटी सब्जेक्ट के बारे में। ईएमएफटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए कंसेप्चुअल क्लियरिटी के लिए बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट है। इसमें हमारे पास अगर आप देखोगे तो गेट में इसका वेटेज इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा रहता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए 1 या 2 मार्क्स का रहता है। लेकिन ये हमारे पास जो जेई और ई के एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि क्योंकि कई स्टूडेंट जो होते हैं इस सब्जेक्ट को लेफ्ट आउट कर देते हैं और इससे क्वेश्चन बनते हैं और इजी क्वेश्चन बनते हैं, उनको ज़रूर इसको रीड आउट करना चाहिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं ईएमएफटी। ईएमएफटी का बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है। जैसे मान लीजिए कोई स्टेशनरी चार्ज है, कोई भी चार्ज रखा हुआ है आपके पास स्पेस में, वो अपने सराउंडिंग क्या क्रिएट करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। और साथ ही साथ अगर इस चार्ज को मूव कर दिया जाए तो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट कर देता है। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट किया जा सकता है मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करके। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को वेरी कर देते हो टाइम के साथ तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट हो सकता है। तो ये सारी बातें हमें सीखनी है कि एक हमारे पास स्टेशनरी चार्ज है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, तो उससे एक्स डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, 2x डिस्टेंस पे कितना होगा, मतलब 1 सेंटीमीटर की दूरी पे कितना होगा, या 2 सेंटीमीटर। मान लीजिए एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, ये चार्ज रखा हुआ है, इससे 1 सेंटीमीटर की दूरी पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, 2 सेंटीमीटर की दूरी पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, या इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये हमें देखना है। तो हमें ये सब पता होना चाहिए कि एक चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट तो होता है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी कितनी होती है, उसका डेंसिटी कितना होगा, ये सब हमें देखना है। साथ ही साथ अगर इस चार्ज को मूव करने पर हमने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी, कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, उसके लिए कौन कौन से लॉ अप्लाई होंगे, वो सारा हमें डिस्कस करना है इस ईएमएफटी में। कुल मिला के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज जनरेटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड, ये आएगा। तो हमारे पास इन सारी चीज़ों को समझने से पहले हमारे पास मेन पॉइंट तो ये रहेंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूरा पढ़ेंगे, मैग्नेटोस्टैटिक में स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी के बारे में पूरा पढ़ेंगे। अगर इसी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को टाइम वेरिंग कर दिया जाए तो उसके कारण हमारे पास क्या इफेक्ट होगा वो भी देखेंगे। और ट्रांसमिशन लाइन एक स्मॉल पार्ट है हमारे पास ईएमएफटी का, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। करेक्ट। इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने से पहले हमें बेसिक्स आना बहुत ज़रूरी है। हम पहले क्या करेंगे, 1-2 लेक्चर में हमारे पास जितने भी लेक्चर होंगे बेसिक्स के, पहले बेसिक्स कवर करते हैं ईएमएफटी स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको बेसिक समझ में आ गया कि इससे अगर आता है तो दैट्स ओके, बहुत अच्छी बात है आपको। लेकिन अगर नहीं आता है तो आपके पास बेसिक सीखना बहुत ज़रूरी है, ऐसे ईएमएफटी नहीं समझ में आएगा। दूसरी बात, ईएमएफटी में एजम्पशन बहुत ज़रूरी है, तो हम जो समझा रहे हैं उसमें साथ में एजम्पशन भी लिखिएगा, ठीक है, कि हम जो एज्यूम कर रहे हैं, आपकी जो सोचने की शक्ति है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, एज्यूम करने की शक्ति, ठीक है। तो आप हेडिंग इसके टॉपिक्स लिख दीजिए और हम सबसे पहले बेसिक स्टार्ट करते हैं। करेक्ट, लिखिएगा बेसिक्स। Basic terms and definitions। ठीक है, इसके लिए हमें कौन कौन सी डेफिनेशन और टर्म्स पढ़ेंगे पहले लिख दीजिए, 1 by 1 डिस्कस करेंगे। व्हाट इज स्केलर, वेक्टर, यूनिट वेक्टर, साथ ही साथ सारा लिख दीजिएगा ना वीडियो पोस्ट करके, ठीक है। पोजीशन वेक्टर, डिस्टेंस वेक्टर, नेक्स्ट डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। ये 7 पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक डेफिनेशंस में, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज स्केलर।
देखो ज़रा प्लीज़, स्केलर का मतलब ये है कि कोई भी क्वांटिटी जो हमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड शो करे तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर बोलते हैं, डायरेक्शन नहीं शो करे। लेकिन वेक्टर क्या होगा, एक ऐसी क्वांटिटी जो हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन शो करे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये कोई पॉइंट है ओरिजिन, ठीक है, ये ओरिजिन का रेफरेंस है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि 5 मैग्नीट्यूड है, 5 मैग्नीट्यूड है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है, तो हमें पता नहीं चलेगा कि वो किस डायरेक्शन में है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ कि किसी भी क्वांटिटी का 5 मैग्नीट्यूड है, कितनी डिग्री पे है, 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे आपके पास 5 मैग्नीट्यूड है, या किसी एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में या जेड डायरेक्शन में आपके पास मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, साथ ही साथ डायरेक्शन भी मेंशन है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर। तो कुल मिला के बात ये है कि हियर ओनली मैग्नीट्यूड इज शोन, डायरेक्शन इज नॉट रिप्रेजेंटेड। लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों शो होता है, ठीक है। अब आपको समझना है यहाँ पर हमारे पास EMFT में डायरेक्शन कैसे लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये बॉक्स है, ठीक है, इसका कॉर्नर ये कंसिडर करिए, ये वाला कॉर्नर। अभी तक हम क्या करते थे, 2D में सोचते हैं, एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन ऐसे समझते हैं, एक्स डायरेक्शन ये हो गई, वाई डायरेक्शन ये हो गई, ऐसे ही तो आप ग्राफ बनाते हो, ये एक्स है ये वाई है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर जेड डायरेक्शन भी माननी पड़ेगी। तो जेड डायरेक्शन क्या है, ठीक है, बुक्स में आप देखते हो जेड को कुछ इस तरह से शो किया जाता है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, इस तरह से शो किया जाता है, ठीक है। आपको समझाते हैं कि एक्स वाई जेड कैसे शो किया जाता है, डायरेक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। आप इस कॉर्नर को कंसिडर करिए, ये वाला कॉर्नर है, इसमें ये जो डायरेक्शन है अपने पास एक्स, इधर जो आ रहे हैं एक्स, और इससे 90 डिग्री पे इधर जो जा रही है अंदर की तरफ, बाहर की तरफ भी ले सकते हो, ये वाई, ये एक्स, ये वाई, ठीक है। और जो हाइट शो कर रहा है वो क्या हो गया, जेड हो गया, ठीक है। ये एक्स हो गई डायरेक्शन, ये वाई हो गई, ये जेड हो गई। अब तीनों के बीच में देखना कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। एक्स वाई, आप अंदर की तरफ भी शो कर सकते हो, वाई और जेड हाइट। तो जेड का काम क्या है, हाइट शो करना, करेक्ट। तो हमारे पास इसको डिटेल से और डिस्कस करेंगे। अभी आपको समझ में आना चाहिए कि पॉइंट कैसे कंसीडर करते हैं। एक्स डायरेक्शन आपके पास इधर, वाई डायरेक्शन इधर ले लो या फिर अंदर की तरफ ले लो, ठीक है। और जेड हमेशा क्या शो करेगा, हाइट शो करेगा। अब देखो जरा प्लीज, एक्स इधर हो गया, वाई इधर हो गया, जेड इधर हो गया, तो तीनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। देखो आप, एक्स और वाई के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा, वाई और जेड के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल होगा। सो दैट यहाँ पर हमारे पास तीनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल आ रहा है। कैसे समझिए, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई आपकी तरफ, और ये हो गया जेड। अब बताओ तीनों के बीच में कितने का एंगल है, इसके और इसके बीच में, एक्स और जेड के बीच में वो भी 90 डिग्री का, एक्स और वाई के बीच में वो भी 90 डिग्री के बीच होगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। तो इस तरह से हम शो कर सकते हैं किसी भी पॉइंट को। तो बुक्स में क्या किया जाता है, एक्स वाई और जेड इस तरह से शो कर दिया जाता है। तो हमें समझ में नहीं आता कि ये पॉइंट रियलिटी में क्या है। आपको यहाँ पे एजम्पशन शो करना पड़ेगा। एक बात बताओ आप, कि अगर मैं आपको बोलूँ कि आपने एक्स इधर शो कर दिया, ये एक्स है, ये वाई है, तो जेड कैसे शो करोगे, ठीक है। एक दूसरे से 90 डिग्री पे शो कर दिया, जेड कैसे, ऐसे पॉइंट ही बना दोगे क्या। तो बुक वाले क्या करते हैं, उसको ये, इसका मतलब ये है कि ये हाइट है, उसको इस तरह से बुक में शो कर देते हैं। तो हमें समझ में नहीं आता कि ये है क्या रियलिटी में। तो डायरेक्शन का मतलब आपको पता चलना चाहिए कि हमारे पास यहाँ पर डायरेक्शन कैसे लेते हैं। डायरेक्शन इस तरह से लेते हैं कि हमारे पास ये जेड रियलिटी में क्या है, हाइट है। ये एक्स मान लो, आप ये एक्स मान लो, ये वाई मान लो, ये जेड हाइट होगी, ठीक है। तो बुक्स में इस तरह से शो किया जाता है कि ये हाइट होगी, और ये एक दूसरे से कितनी डिग्री पे है, 90 डिग्री पे, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको बोलता हूँ कि मेरे पास कोई क्वांटिटी है ए, उसका मैग्नीट्यूड है 5, तो ये हो गया स्केलर। केवल हमें ये नहीं पता कि किस डायरेक्शन में। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि ए एक वेक्टर है, वेक्टर के ऊपर क्या आ जाएगा, इस तरह से एरो आ जाएगा, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड 5 है और किस डायरेक्शन में, ए एक्स कैप। मतलब ए एक्स कैप क्या होगा ये बताएंगे आपको। एक्स की डायरेक्शन को शो करने के लिए ए एक्स कैप यूज़ करते हैं, वाई की डायरेक्शन को शो करने के लिए ए वाई कैप, और ए जेड की
जेड के डायरेक्शन को शो करने के लिए ए जेड कैप यूज़ करते हैं। तो हमें ये क्या शो कर रहा है कि 5 मैग्नीट्यूड है, किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में। 5 मैग्नीट्यूड है, 0 1 2 3 4 5, 5 मैग्नीट्यूड है किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। तो वेक्टर हमें क्या शो करता है, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन शो करता है, और स्केलर हमें केवल क्या शो करता है, मैग्नीट्यूड शो करता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है स्केलर का, ये सारा लिखा देंगे आपको। स्केलर का एग्जाम्पल होगा हमारे पास पोटेंशियल, इसका एग्जाम्पल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, कोई सा भी लिखो, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल रहेगा। अब आपको बता रहे हैं यूनिट वेक्टर क्या होता है, तीसरा, ठीक है। यूनिट वेक्टर आपको समझने की जरूरत है। यूनिट वेक्टर का मतलब ये होता है तो वेक्टर, इसका मतलब क्या है, डायरेक्शन शो करेगा, मैग्नीट्यूड के साथ क्या शो करेगा, डायरेक्शन। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, यूनिटी हो, मतलब 1 हो, प्लस डायरेक्शन। एक ऐसा वेक्टर जो जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और प्लस डायरेक्शन शो करता हो, उसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। अगर मैं किसी भी स्केलर क्वांटिटी को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करता हूँ, यूनिट वेक्टर ये एक्स कैप होता है, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करता हूँ। यूनिट वेक्टर का मतलब ये कि किसी भी क्वांटिटी को 1 से मल्टीप्लाई करने पर उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होता, साथ में उसका क्या होता है, डायरेक्शन होता है। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, कैसे शो करते हैं, यूनिट वेक्टर होता है जैसे एक्स डायरेक्शन है तो ये एक्स का वेक्टर हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1 और डायरेक्शन कैसे आ जाएगी, ए एक्स कैप से, ऐसा बताया। तो रियलिटी में क्या है, ए एक्स जो वेक्टर है वो किसके बराबर हो गया, ए एक्स कैप के। तो ए एक्स कैप, ए वाई कैप, ए जेड कैप, ये तीनों क्या है, ये यूनिट वेक्टर है। ये कुछ नहीं करते। अगर किसी भी स्केलर क्वांटिटी को आप यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मैग्नीट्यूड में तो कोई चेंज नहीं करेगा, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड 1 है। किसी भी क्वांटिटी को 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये उसको डायरेक्शन दे देता है। अगर 5 को ए एक्स कैप से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका मतलब इसने बता दिया कि 5 मैग्नीट्यूड है किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, करेक्ट। तो अगर आप किसी भी क्वांटिटी को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो स्केलर क्वांटिटी को वो वेक्टर में चेंज होता है, उसके मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ डायरेक्शन साथ में आ जाती है, करेक्ट। तो ये 3 पॉइंट लिखने हैं हमें। पहले लिखिएगा स्केलर, हेडिंग लगाइएगा स्केलर। A quantity which shows only the magnitude, it does not show direction. एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल है हमारे पास पोटेंशियल। दूसरा लिखिए वेक्टर, इट इज द क्वांटिटी विच शोज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। हालांकि ये चीज़ें आप 11th-12th में पढ़ते हो, लेकिन कोई बात नहीं, इसको बेसिक में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको आता है बहुत अच्छी बात है, ठीक है। यूनिट क्या, इसका एग्जांपल क्या लिखोगे, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ठीक है। अगर आप ये ध्यान रखिएगा, अगर किसी के ऊपर एरो या बार नहीं किया हुआ है तो वो स्केलर क्वांटिटी है, और अगर एरो कर रखा है इसका मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए। वो कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा प्लीज़, ठीक है। एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इस तरह से लिख सकते हो। थर्ड है यूनिट वेक्टर, इट इज द वेक्टर which has unity magnitude, which has unity magnitude, it is used to represent the direction only, to represent the direction only।
एग्जाम्पल आप समझा सकते हो, कोई भी स्केलर क्वांटिटी अगर उसको ax का kf से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमारे पास डायरेक्शन शो कर देगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये ए वेक्टर है कोई, तो ये उसका मैग्नीट्यूड और ये उसकी डायरेक्शन। तो अगर आपको यूनिट वेक्टर पता करना है तो यूनिट वेक्टर कैसे पता करोगे, ax कैप इक्वल टू ये उसका वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, ये आपको लिख देना है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कोई भी ए वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन होता है, साथ में डायरेक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। थर्ड लिखिएगा पोजीशन वेक्टर। फोर्थ इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पोजीशन वेक्टर क्या होती है? पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जो हमें किसी भी पॉइंट की पोजीशन को शो कर दे, करेक्ट। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख दो, द वेक्टर विच शोज पोजीशन ऑफ एनी पर्टिकुलर पॉइंट, पोजीशन ऑफ एनी पर्टिकुलर पॉइंट। एग्जाम्पल समझते हैं, देखो जरा प्लीज, आपको अभी बॉक्स से समझाया था। ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, एक्स, आप ऐसे भी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। ये देखो आप, ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन और जेड क्या हो गई, हाइट हो गई, ठीक है। आप कैसे भी एज्यूम कर सकते हो। सबसे बढ़िया एग्जांपल है, घर की जो दीवार होती है ना, उसका कॉर्नर कंसिडर कर लो। कॉर्नर जो होगा ना, वो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। उसके 3 पॉइंट होंगे, एक एक्स इधर जा रहा होगा, एक यूँ जा रहा होगा वाई, और जेड क्या जा रहा होगा, हाइट पे जा रहा होगा। वो सबसे बढ़िया एग्जांपल है किसी भी चीज़ को समझने का, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर आपको, जैसे मान लीजिए मैं आपको बोल देता हूँ, पोजीशन कोई पॉइंट P है, वो लिखा हुआ है 3, 4, 5। ये पॉइंट ये ऐसे लिखा हुआ है 3, 4, 5। इसका मतलब समझिए, ये कोई पॉइंट P है, इसको वेक्टर में कैसे लिखते हैं। पहले तो ये देखो, P वेक्टर पहला होता है x डायरेक्शन का, दूसरा होता है y डायरेक्शन का, और तीसरा होता है z डायरेक्शन का। x डायरेक्शन में कितना मैग्नीट्यूड है, 3, y डायरेक्शन में कितना मैग्नीट्यूड है, 4, और z डायरेक्शन में कितना मैग्नीट्यूड है, 5, ये z का, ठीक है। अब देखो ज़रा प्लीज़, अब आपको कैसे समझना है। सबसे पहले हम समझते हैं, इधर देखिएगा ध्यान से, समझना है, एजम्पशन करना है आपको, ठीक है। ये x हो गया आपकी तरफ, कोई सा भी मानिए, ठीक है, आपको जो अच्छा लगे। ये x हो गया, ये x, इसको भी मान सकते हो, आपकी इच्छा है जैसे, है ना। ये x और ये y और ये z, ठीक है। z हमेशा हाइट रहेगा। अब आपको x में 3 मान लो 3 सेंटीमीटर आना है। x में 3 सेंटीमीटर आओगे ना, ध्यान से देखना, x में 3 सेंटीमीटर आए, चले, ठीक है, x के ऊपर चलना है। अब y में कितना सेंटीमीटर जाना है, 4 सेंटीमीटर। y किधर है, इधर की तरफ आगे, ये y में 4 सेंटीमीटर चल लिए। अब आपको z में कितना सेंटीमीटर जाना है, 5 सेंटीमीटर हाइट पे, ये 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो पॉइंट होगा उसको बोलेंगे 3, 4, 5। इसका मतलब x में कितना आ गए, 3 सेंटीमीटर, y में कितने चले गए, 4, और हाइट पे कितना आ गए, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। मान लीजिए, अब आपको और बॉक्स से समझाते हैं, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। देखो इधर देखिए ज़रा, ये x में कितना है, 3 सेंटीमीटर। अब y में कितना जाना है, ठीक है, y जैसे बाहर की तरफ मान लो प्लीज़, है ना, ये अंदर की तरफ है, तो x में 3 सेंटीमीटर आ गए, y में 4 सेंटीमीटर। अब z में कितना जाना है, x में 3 सेंटीमीटर, y में 4 सेंटीमीटर, और z में कितना जाना है, 5 सेंटीमीटर, हाइट पे आ गए। तो ये हमारा जो पॉइंट होगा, ये होगा x 3, 4, 5, ठीक है। आप इसको बुक में कैसे शो किया जाता है मैं आपको समझाता हूँ। x ऐसे बना दिया जाता है, y ऐसे बना दिया जाता है, और z हाइट होती है उसको इस तरह से बना देते हैं। अब किस हाइट को कैसे तो शो करना पड़ेगा ना, ऐसे एक लाइन से, एक पॉइंट से तो शो नहीं कर सकते, इसलिए इसको यूँ बना देते हैं बुक वाले, ठीक है। अब x में कितना जाना हमें, इसको बुक में कैसे शो करते हैं, 3, x में जाना है 3,
y में कितना जाना है 4। इन दोनों का क्या करो, पैरेललोग्राम बना दो x और y का, ये हो जाएगा 3,4। ठीक है, अब z में कितना जाना है 5, 1 2 3 4 5, ये 5 आ गए। अब ये 3,4 तो आ ही गया है हमारे पास, इसका पैरेललोग्राम किसके साथ बना दो, 5 के साथ। ये 3,4 इस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में ये ले लिया। अब यहाँ आ गया फाइनली पॉइंट P 3,4,5। बुक में इस तरह से शो करते हैं। ठीक है, समझ में आया। पहले x डायरेक्शन में आप 3 सेंटीमीटर चलो, फिर y डायरेक्शन में, फिर z हाइट पे 5 सेंटीमीटर, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। उसी तरह कोई पॉइंट Q है, उसकी पोजीशन में आपको पूछता हूँ। ठीक है, ये बाद में डिस्कस करेंगे। हाँ, या फिर पोजीशन हो गया उस, अब डिस्टेंस वेक्टर हम पढ़ेंगे। डिस्टेंस वेक्टर क्या होगा वो भी समझते हैं। जैसे कोई पॉइंट Q है, जैसे x में आ गए आप 2, इसमें आ गए -3 और z में आ गए -5। अब आप ये कैसे शो करोगे, देखो आप खुद एज्यूम कर सकते हो। x में कितना चलना है हमें 2, x में 2 चलो। ठीक है, y में कितना -3, अंदर की तरफ, माइनस किधर होगा अंदर की तरफ, y पॉजिटिव बाहर की तरफ। ठीक है, -3 अंदर गए। और z में कितना जाना है, z में -5, हाइट नीचे की तरफ है तो नीचे -5। तो ये हो गया हमारे पास पॉइंट 2, -3, -5। मतलब x में 2 सेंटीमीटर आ गए, y में -3 और z में -5, इस साइड पे चले गए नेगेटिव। तो ये हो गया आपके पास Q पॉइंट। तो Q पॉइंट को कैसे शो करोगे, 2x कैप -3ay कैप -5az कैप। अब डिस्टेंस वेक्टर कैसे शो किया जाता है। ठीक है, डिस्टेंस वेक्टर मैं आपको समझाता हूँ। आपको क्या करना है, ये भी आपको यहाँ पर शो करना है। कैसे शो कर सकते हो Q पॉइंट, 2ax कैप, x में 2 सेंटीमीटर, y में -3, उल्टा होगा, वो ये y पॉजिटिव है तो -3 किधर होगा, यहाँ पे मान लेते हैं 1 2 3 -3। इन दोनों का पैरेललोग्राम बना दो, 2 और -3 का पैरेललोग्राम बन गया। अब -5 किधर होगा, +5 ऊपर है तो z में -5 किधर होगा, नीचे की तरफ। अब इन दोनों का पैरेललोग्राम बना दो, तो यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट आएगा Q। ठीक है, P और Q के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। P और Q के बीच की डिस्टेंस वेक्टर। वेक्टर क्या होगा, डिस्टेंस वेक्टर कुछ नहीं करता है, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस शो करता है। P और Q के बीच की डिस्टेंस शो करता है। जैसे P वेक्टर है, Q वेक्टर है, तो RPQ वेक्टर क्या हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, RP ये RQ माइनस RP करना है। अगर P से Q की डिस्टेंस निकालनी है तो उल्टा करना है, Q माइनस P, और Q से P की डिस्टेंस निकालनी है तो P माइनस Q। ये ध्यान रखना, RPQ है तो मतलब RQ माइनस RP। RQ क्या है, 2x कैप -3y कैप -5az कैप, यही है RQ। माइनस RP क्या है, 3x कैप +4ay कैप +5az कैप। अब हर एक डायरेक्शन का दूसरी डायरेक्शन के साथ देखना, x का x के साथ, y का y के साथ, z का z के साथ। 2 - 3 कितना हो जाएगा, -1 ax कैप, -3 और ये माइनस साइन तो है, -4 कितना हो जाएगा, -7 ay कैप, -5 +5, सॉरी -5 और ये माइनस साइन है, -5 कितना हो जाएगा, -10 az कैप। तो ये आ गया आपके पास RPQ। ठीक है, अगर यहीं पे आपको ऐसा पूछते हैं RQP पे होता तो आप क्या लिख सकते हैं, RP माइनस RQ। हाँ यही तो किया। ठीक है, RP माइनस RQ क्या हो जाएगा, RP कितना है, 3x कैप +4ay कैप +5az कैप। ठीक है, माइनस RQ कितना है, 2ax कैप -3ay कैप -5az कैप। इसका माइनस करो, x के साथ 3 - 2 कितना हो जाएगा, 1ax कैप
4 माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 + 3 7ay कैप, 5 माइनस माइनस प्लस हो गया 10az कैप। ये क्या आ गया, आर क्यू पी जस्ट उल्टा आया माइनस ऑफ आर पी क्यू का, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया आर क्यू माइनस आर पी और वहाँ पे क्या किया आर पी माइनस आर पी, तो उल्टा ही आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी वेक्टर हमारे पास हो, जैसे आर ए बी हो, तो अगर मैं आपको बोलूँ आर बी ए बताओ तो वो उसका जस्ट उल्टा होगा माइनस ऑफ आर बी, ठीक है। तो ये रिलेशन होता है। तो डिस्टेंस वेक्टर हमें क्या शो करता है, पोजीशन वेक्टर किसी पॉइंट की पोजीशन को शो करता है, हमने लिख दिया था। तो आप क्या करिए, वीडियो पॉज करिए, पोजीशन वेक्टर में पी और क्यू दोनों की पोजीशन शो करिए, ठीक है ना, दोनों की पोजीशन शो कर दीजिए पी और क्यू की। डिस्टेंस वेक्टर में आपको क्या करना है, दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो आर पी क्यू निकाला हमने, आर क्यू पी निकाला है, ये दोनों निकाल दीजिए, ठीक है। हेडिंग लगा दीजिएगा पोजीशन वेक्टर, वीडियो पोज करके पहले पोजीशन वेक्टर के बारे में लिख दीजिए, फिर डिस्टेंस वेक्टर हेडिंग लगाइएगा, उसमें पहले थ्योरेटिकल स्टेटमेंट लिख दो। क्या लिखोगे, डिस्टेंस वेक्टर इज द वेक्टर which shows the distance between two considered points। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो आर पी क्यू, दूसरा एग्जाम्पल आर क्यू पी, ठीक है। ये दोनों डायग्राम बना दीजिएगा। देखो आप कभी भी बुक के मेथड से कभी मत सोचना, ये बुक में इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, समझ में नहीं आता, जालम जोल है, कुल मिला के पता ही नहीं चलता कि ये क्या है, 3,4,5 कैसे शो कर दिया इधर। आप तो हमेशा एजम्पशन लगाओ, मैं आपको बढ़िया तरीका बताता हूँ, एजम्पशन लगाओ, उससे फटाफट हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, एक्स में 3 सेंटीमीटर चलना है, चलिए एक्स में 3 सेंटीमीटर, वाई में 4 सेंटीमीटर, एक्स में 3 सेंटीमीटर चलने के बाद वाई में 4 सेंटीमीटर चल लो, और जेड में 5 सेंटीमीटर, ये आ गया पी, ठीक है। ये कोई पी पॉइंट हो गया, आप इसको सोचना, अभी यहाँ पी पॉइंट छोड़ के जा रहा हूँ मैं, ये पी पॉइंट बन गया। अब क्यू शो करना है, क्यू किधर करना है, एक्स में 2 जाना है, वाई में -3 पीछे आना है, जेड में -5, ठीक है, यहाँ पे रख दो क्यू। अब पी यहाँ था और क्यू यहाँ, अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आर पी क्यू, ठीक है। थोड़ा सा एजम्पशन लगाना पड़ेगा, ईएमएफटी कंप्लीटली एजम्पशन के ऊपर बेसिस है, आपकी जो सोच है, सोचना, इमेजिन करना पड़ेगा आपको, तो वहीं से आपका क्लियर होगा। अगर आप इमेजिन करोगे किसी पॉइंट को, पॉइंट कहाँ रखा हुआ है आपको पता है कि कहाँ रखा हुआ है, तो आप समझ जाओगे कि कहाँ पे पॉइंट आप कंसिडर कर सकते हो। आप ओरिजिन से एक्स में 2 सेंटीमीटर, वाई में एक्स में 3 सेंटीमीटर, वाई में 4 सेंटीमीटर, जेड में 5 सेंटीमीटर, कोई भी पॉइंट हो आप इमेजिन कर लो, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा है। बुक की तरह से बनाओगे तो फिर तो हमेशा रटते रहोगे, कोई समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे नहीं पता चलता है कि क्या किया है, पता नहीं। हाँ ठीक है, हमने समझा दिया है कि ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 3,4 फिर 5, इन दोनों का पैरेललोग्राम बनाओ इस तरह से। अगर आपको चीज़ रटनी है तो इसी मेथड से जाओ, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर समझ लोगे तो फिर बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपके पास डिस्टेंस वेक्टर। वीडियो पॉज करके अब तक का सारा लिख दीजिएगा। आगे देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट।